आधी रात का सन्नाटा आर्यन की भारी होती सांसों से टूट रहा था। बिस्तर पर पड़ा 6 साल का बालक पसीने से तर था और उसकी बंद आंखों के पीछे एक भयानक युद्ध चल रहा था। सपनों की धुंध में उसे एक नीले फूलों वाली शांत वादी दिखाई दी। वहां एक स्त्री खड़ी थी। वह अपनी बाहें फैलाकर उसे बड़े प्यार से बुला रही थी, आर्यन, मेरे बच्चे, इधर आओ। आर्यन का मासूम मन उस ममता की ओर खींचा जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर एक कदम बढ़ाता, पूरी वादी का रंग पल भर में बदलकर गहरा स्लेटी और कोयले जैसा काला हो जाता। तभी जमीन को चीरकर एक सुनहरा लोटस बाहर निकला, जिसकी पंखुड़ियां किसी आरी की तरह घूम रही थीं। उस कमल के भीतर से एक गूंजती और भारी आवाज आती है, विहान। नहीं। आर्यन झटके से उठकर बैठ गया। उसका छोटा सा सिर फटने को था। उसके भीतर दो अलग अलग लहरें आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ आर्यन की नन्ही भावनाएं थीं जो अपनी मां की उस धुंधली सूरत के लिए तड़प रही थीं, और दूसरी तरफ विहान की वे यादें थीं जिनमें युद्ध कौशल और रक्तपात का शोर था। आर्यन अपनी हथेलियों से अपना सिर दबाए बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। विहान, उसने कांपते हुए स्वर में खुद से सवाल किया। ये विहान कौन है? और वह औरत जो मुझे बुला रही थी, क्या वह सच में मेरी माँ है? अगर वो मेरी माँ है तो ये भयानक कमल और ये आवाज मुझे उस अनजाने नाम से क्यों पुकार रही है? वह बस एक 6 साल का बच्चा था जिसके लिए यह मानसिक बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं था। उसकी समझ और स्मृतियों के बीच का ये टकराव उसे गहरे असमंजस में डाल रहा था। उस सुनहरे सपने के टूटने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। पसीने से भीगे हुए आर्यन ने अपनी नन्ही और थरथराती निगाहें कमरे के अंधेरे कोने की ओर घुमाईं। वहां पीली मध्यम रोशनी के घेरे से बाहर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कैलेन बैठा था। हवा में तीखी शराब की गंध तैर रही थी, जो कैलेन के भीतर के उस गहरे दर्द की गवाही दे रही थी जिसे वह 6 सालों से ढो रहा था। कैलेन का चेहरा किसी सख्त पत्थर की तरह तराशा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें ऊपर कहीं जमी हुई थीं। वह जाग रहा था या सो रहा था, ये कहना मुश्किल था, लेकिन उसके हाथों की हल्की सी थरथराहट ये बता रही थी कि उसका मन अब भी उसी पुरानी चोट से जूझ रहा है। आर्यन बिस्तर से धीरे से नीचे उतरा। उसके छोटे पैरों की आहट उस सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन कैलेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आर्यन पास पहुंचा और उसने देखा कि उसके पिता की मुट्ठियां कुर्सी के हथों पर इतनी जोर से कसी हुई थीं कि उनके पो सफेद पड़ गए थे। उस 6 साल के बालक के मन में अपने पिता के लिए एक अजीब सी कसक उठी। वह भूल गया कि अभी कुछ पल पहले वह खुद एक बेचैन करने वाले सपने से जागा था। उसने मेज पर रखे शराब के गिलास को धीरे से एक तरफ खिसकाया और पास ही पड़े एक ऊनी कंबल को उठाया। आर्यन ने बहुत ही कोमलता से वह कंबल कैलेन के चौड़े कंधों पर डाल दिया। जैसे ही कंबल का सिरा कैलेन की त्वचा से छुआ, कैलेन के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे वह उस ठंडे सन्नाटे से वापस लौट रहा हो। आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से कंबल को ठीक किया और उसे कैलेन के शरीर पर अच्छे से लपेट दिया। आर्यन ने अपने पिता के सख्त हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखा। उसे नहीं पता था कि उसके पिता किस दुनिया में खोए हैं, लेकिन वह ये जानता था कि इस अंधेरे में वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता को इस खामोश दर्द से बाहर निकाल कर रहेगा। रात की उस खामोश सांत्वना के बाद आर्यन अपने पिता के पास ही फर्श पर सिमटकर सो गया। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आई, कैलेन की आंखें खुली। उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर वही पुराना ऊनी कंबल है और पास ही उसका बेटा गहरी नींद में सोया है। कैलेन का सख्त चेहरा एक पल के लिए पिघला। उसने आर्यन के मासूम चेहरे को देखा, फिर अपनी भावनाओं को दबाते हुए चुपचाप उठा और काम पर लग गया। जब आर्यन की नींद खुली तो घर की भट्टी पहले ही दहक रही थी। लोहे पर भारी हथौड़े के प्रहार की आवाज घन घन पूरे घर में गूंज रही थी। आर्यन बिस्तर से उठा और चुपचाप जाकर कैलेन के ठीक पीछे खड़ा हो गया। वह न तो रोया, न ही उसने सुबह की कोई शिकायत की। वह बस अपने पिता की पीठ को और उस आग को बड़ी गंभीरता से देख रहा था। कैलेन ने बिना पीछे मुड़े ही उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। उसने अंतिम चोट की और हथौड़ा मेज पर रख दिया। उसकी भारी और खुरदरी आवाज हवा में गूंजी, उठ गए। रात को यहाँ फर्श पर सोने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम और पास आ गया। कैलेन ने पलकें झपकाई और बिना पीछे मुड़े अपनी बात को जारी रखा, लकड़ियां खत्म हो रही हैं। भट्टी ठंडी पड़ गई तो लोहा नहीं पिघलेगा, और बिना पिघले लोहे के इस घर में रोटी नहीं आएगी। उसने अपनी गर्दन थोड़ी घुमाए और किनारे पड़े एक खाली थैले की ओर इशारा किया, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। सूरज ढलने से पहले लौट आना। आर्यन ने खामोशी से अपना सिर झुकाया और थैला उठा लिया।
वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर भट्टी के ठीक नीचे राख में पड़ी लोहे की उन नुकीली कीलों पर पड़ी जिन्हें कैलेन ने कचरा समझकर छोड़ दिया था। कैलेन अपनी कमर सीधी कर ही रहा था कि उसने देखा आर्यन अचानक रुक गया है। आर्यन ने झुककर बहुत ही सधे हुए हाथों से उन कीलों को एक एक करके उठाया। उसकी पकड़ में वैसी हिचकिचाहट नहीं थी जैसी एक बच्चे में आग के पास जाते वक्त होती है। वो बेकार है आर्यन, हाथ जल जाएगा तुम्हारा, कैलेन ने टोका। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बंद की और पहली बार अपने पिता की आंखों में सीधे झांका। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कीले उसके लिए लकड़ियों से भी ज्यादा कीमती हों। उसने बिना कुछ कहे उन कीलों को अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में डाल लिया। कैलेन के हाथ में थमा पानी का प्याला बीच में ही रुक गया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण उभर आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका बेटा, जिसे इस उम्र में तितलियों के पीछे भागना चाहिए, वह इन तीखे और जानलेवा औजारों को इतनी शांति से क्यों बटोर रहा है। क्या करोगे इनका? कैलेन ने पूछा, उसकी आवाज में एक अनजानी सी घबराहट थी। आर्यन ने बस एक हल्की सी गर्दन हिलाए, ना हाँ ना ना। वह खामोशी से घर की दहलीज पार कर गया और जंगल के घने रास्तों की ओर निकल पड़ा। कैलेन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह ओझल नहीं हो गया। उसे एहसास हो रहा था कि उसका बेटा धीरे धीरे उस सांचे से बाहर निकल रहा है जिसे अथोरिया सामान्य मानती थी। घर की भट्टी से दूर उत्तर का ये जंगल अथोरिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और डरावना था। यहाँ के पेड़ इतने विशाल, घने और थे कि वे दोपहर के सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही सोख लेते थे। चारों ओर एक मध्यम सी नीली धुंध छाई हुई थी, जो पेड़ों के तनों से लिपटकर किसी भूतिया साए की तरह लग रही थी। 6 साल का आर्यन सूखे पत्तों पर दबे पांव चल रहा था। उसके नन्हे कंधों पर सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर था, जिसकी खुरदरी रस्सियां उसके छोटे कंधों की त्वचा को छील रही थीं, पर उसके चेहरे पर थकान का एक निशान तक नहीं था। वह बहुत ही सधे हुए तरीके से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसकी नजरें जमीन पर बिखरी टहनियों पर थीं, लेकिन उसकी चेतना जंगल के एक एक इंच की हरकतों को नाप रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस सन्नाटे के पीछे कोई भूखी आंखें उसका पीछा कर रही हैं। अचानक जंगल में परिंदों की फफडाहट और हवा की सरसराहट एक झटके में थम गई। हवा का प्रवाह जैसे रुक गया और पूरा वातावरण बोझिल हो गया। एक अजीब सी सड़ी हुई और चिपचिपी गंध आर्यन की सांसों में घुलने लगी, जो किसी सड़ते हुए मांस की गवाही दे रही थी। आर्यन के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। तभी उसके ठीक ऊपर एक बहुत मोटी और पुरानी टहनी किसी भारी मलबे के बोझ से चरमराए। लकड़ी के टूटने की वह तीखी आवाज अभी हवा में गूंजी ही थी कि बिना पीछे मुड़े आर्यन ने किसी जंगली बिल्ली जैसी फुर्ती से अपने शरीर को दाईं ओर हवा में उछाल दिया। ठीक उसी पल जहां वह एक सेकंड पहले खड़ा था, वहां एक विशाल नरभक्षी मकड़ी आसमान से किसी काले पत्थर की तरह गिरी। उसके गिरने के प्रभाव से जमीन के सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे। उसका 8 फुट चौड़ा शरीर लोहे जैसे काले और कटीले बालों से ढका था। उसने अपनी दोनों डरावनी आंखों को आर्यन के छोटे से शरीर पर टिका दिया। उसके जबड़ों से टपकती काली और जहरीली लार जिस जगह गिर रही थी, वहां की घास पल भर में झुलसकर राख हो रही थी। मकड़ी ने एक भयानक और कान फाड़ देने वाली फुफकार छोड़ी। आर्यन का लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ बिखर चुका था, लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपने नन्हे पैरों से जमीन पर पकड़ मजबूत की और अपनी आंखों को उस दानव की हलचल पर स्थिर कर लिया। हवा में मौत का एहसास साफ था, और उस घने अंधेरे जंगल में अब एक 6 साल का बालक और एक प्राचीन शिकारी आमने सामने थे। उस घने अंधेरे के बीच कुछ गज की दूरी पर एक रहस्यमय अजनबी था, जिसकी गहरी नजरें आर्यन और उस भयानक मकड़ी के पर टिकी थीं। वह अजनबी आर्यन की उस असाधारण प्रतिक्रिया को देखकर भीतर ही भीतर हैरान हो गया। एक 6 साल का बच्चा मौत को सामने देखकर चीखने के बजाय इतना शांत कैसे हो सकता है? हालांकि वह आर्यन को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन वह अभी अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं कर सकता था। वह बिना शोर किए दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ताकि सही मौका मिलते ही उस नरभक्षी मकड़ी को खत्म कर सके। लेकिन तभी उस नरभक्षी मकड़ी का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और बिजली की रफ्तार से अपने अगले 2 नुकीले पैरों से आर्यन के सीने को निशाना बनाकर हमला कर दिया। उसके पैर किसी सांड पर चाए हुए भालों की तरह तेज और जानलेवा थे। आर्यन ने अपनी छोटी कद काठी का फायदा उठाया और एन वक्त पर घुटनों के बल नीचे झुकते हुए पीछे की ओर लुका। मकड़ी के नुकीले पैर जमीन में इतनी गहराई तक धंस गए कि वहां के पत्थर भी चकनाचूर हो गए। लेकिन जैसे ही आर्यन खड़ा हुआ, मकड़ी ने अपनी भारी पूंछ से एक हॉरिजॉन्टल प्रहार किया।
आर्यन ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाए और पास के ही एक पेड़ के तने का सहारा लेकर खुद को और दूर धकेल दिया। उसका बचाव किसी नौसिखिए बच्चे जैसा नहीं, बल्कि एक सधे हुए अभ्यासी जैसा था जिसमें अनावश्यक हलचल का नामोनिशान नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए खुद को मकड़ी की पहुंच से दूर ले जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी उस मकड़ी से नहीं हटी। पेड़ के पीछे छिपा वह अजनबी ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी मुट्ठी जो अपनी तलवार की मूठ पर कसी हुई थी, थोड़ी ढीली पड़ गई। वह आर्यन के इस फुटवर्क और बचाव की शैली से बुरी तरह प्रभावित हो गया। ये बच्चा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। वह अब एक पास के ही घने पेड़ के पीछे बिल्कुल स्थिर होकर खड़ा हो गया। वह इतनी पास था कि अगर हालात बिगड़ते और मकड़ी आर्यन पर हावी होती, तो वह पलक झपकते ही हमला करके बालक की जान बचा सकता था। जंगल में अब सन्नाटा फिर से गहरा गया था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। मकड़ी अपनी अगली चाल चलने के लिए खुद को समेट रही थी, और वह रहस्यमयी रक्षक अंधेरे में अपनी सांसें रोके ये देख रहा था कि यह छोटा सा चमत्कार आगे क्या करने वाला है। जहां पेड़ के पीछे वो अनजान आदमी आर्यन से हैरान था, वहीं आर्यन इस सबसे बेखबर था। वह तो किसी तरह मकड़ी के हमलों से खुद को बचाकर उससे दूर जा रहा था। आर्यन ने अपनी छोटी देह को हवा में लहराते हुए एक और लंबी छलांग लगाई। उसका सधा हुआ फुटवर्क उसे उस विशाल मकड़ी से काफी दूर ले आया था। उसका दिमाग बिजली की गति से चल रहा था। उसे पता था कि वह इस दानव को ताकत में नहीं हरा सकता। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह मकड़ी का ध्यान भटकाकर वहां से गायब होना था। लेकिन वह नरभक्षी मकड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शिकार उसकी पकड़ से निकल रहा है। उसने अपनी 8 टांगों को एक साथ सिकोड़ा और किसी स्प्रिंग की तरह उछलते हुए अविश्वसनीय गति से आर्यन की ओर दौड़ने लगी। उसके पैरों के टकराने से सूखी लकड़ियां और पत्थर हवा में उड़ रहे थे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरा शौक और डर उभर आया। मौत उसके इतनी करीब थी कि वह मकड़ी के जबड़ों से टपकती लार की गंध को महसूस कर सकता था। उसके नन्हे हाथ कांपने लगे और गला सूख गया। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, उसने मन ही मन खुद को झकझोरा। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी घबराहट को एक ठंडे संकल्प में बदल दिया। अचानक आर्यन के शरीर के भीतर कुछ टूटा। उसके सिर में एक मीठा सा दर्द हुआ और उसकी आंखों की पुतलियां, जो अब तक गहरी काली थीं, अचानक चमकदार बैंगनी रंग में बदल गईं। जैसे ही उसकी आंखों का रंग बदला, पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। वह मकड़ी जो अभी बिजली की रफ्तार से उसकी ओर आ रही थी, आर्यन की नजरों में अब स्लो मोशन में दिखने लगी। हवा में उड़ते हुए पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे वे पानी में तैर रहे हों। आर्यन को मकड़ी की मांसपेशियों का एक एक खिंचाव और उसकी आंखों की पुतली का हिलना तक साफ दिखाई दे रहा था। ये शक्ति उसे जन्म से ही मिली थी, एक ऐसी विरासत जिसके बारे में उसके पिता कैलेन के अलावा कोई नहीं जानता था। आर्यन खुद भी अब तक इस शक्ति की गहराई को नहीं समझ पाया था। कैलेन ने हमेशा उसे चेतावनी दी थी, आर्यन, अपनी आंखों के भीतर की उस आग को कभी बाहर मत आने देना, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। लेकिन आज, जब जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक धागे का फासला था, आर्यन के पास अब इसके उपयोग के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। बैंगनी रोशनी से चमकती आंखों के साथ आर्यन ने अपना हाथ सीधे अपने कुर्ते की जेब में डाला। उसने भट्टी से उठाई हुई उन लोहे की नुकीली कीलों को अपनी मुट्ठी में भींचा। फिर स्लो मोशन की उस शांत दुनिया में आर्यन ने अपने शरीर का पूरा भार अपने पिछले पैर पर डाला और फिर पूरी ताकत से अपनी कलाई को झटकते हुए उन कीलों को हवा में उछाल दिया। जाओ। उसके मन में एक ही विचार कौन था। कीले किसी साधारण बच्चे के फेंकने की रफ्तार से नहीं, बल्कि एक पेशेवर शूटर की सटीकता से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। मकड़ी, जो अभी हवा में उछलकर उस पर झपटने ही वाली थी, अपनी आंखों को बचा नहीं पाई। बैंगनी दृष्टि ने आर्यन को वह सटीक एंगल दिखाया था जहां उस मकड़ी की आंखें उसकी रक्षा कवच जैसी त्वचा में सबसे कमजोर थी। खच खच खच, वह तीखी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। लोहे की विसुर्ख कीलें मकड़ी की सामने वाली आंखों में गहराई तक धंस गईं। मकड़ी का संतुलन हवा में ही बिगड़ गया। वह एक दर्दनाक और भयानक चीख मारते हुए जमीन पर गिरी। उसका भारी शरीर पत्थरों पर रगड़ता हुआ आर्यन से चंद इंच की दूरी पर जाकर रुका। उसकी आंखों से नीला और चिपचिपा खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। वह दर्द से तड़पते हुए अपने पैरों को पागलों की तरह हवा में चलाने लगी, लेकिन वह अब अंधी हो चुकी थी। आर्यन वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी बैंगनी आंखें अब धीरे धीरे वापस काली होने लगी थीं। उसने अपने कांपते हाथों को देखा और फिर उस तड़पते हुए राक्षस को।
उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक गहरा ठहराव था। अब भागने का समय है, उसने खुद से कहा। आर्यन अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक ऐसी डरावनी आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह विशाल मकड़ी जमीन पर गिरी तो थी, पर मरी नहीं थी। कीलों के दर्द ने उसे पागल कर दिया था। उस नरभक्षी मकड़ी की देह से अब काला और जहरीला धुआं निकलने लगा था। उसकी आंखों से बहता नीला खून अब उबलने लगा था और वह पहले से दोगुनी ताकत के साथ दोबारा खड़ी हो गई। आर्यन का नन्हा शरीर अब जवाब देने लगा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और पैर कांप रहे थे। मौत अब पहले से कहीं ज्यादा करीब और भयानक रूप में सामने खड़ी थी। खतरे को भांपते ही आर्यन के भीतर कुछ बहुत गहरा और प्राचीन जागने लगा। ये वह ऊर्जा थी जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता था। उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक ठंडी लहर उठी, जैसे कोई सुनहरा कमल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़ों में पिघला हुआ लोहा भर गया हो। यह एक ऐसी ताकत थी जो उसे सुरक्षा नहीं, बल्कि सब कुछ तबाह कर देने का न्योता दे रही थी। बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आर्यन के चारों ओर की हवा अचानक बर्फ की तरह जमने लगी। उसके आसपास दिन के उजाले में भी रोशनी गायब होने लगी और एक डरावना सन्नाटा छा गया। आर्यन की चेतना धुंधली होने लगी। वह अब उस शक्ति के सैलाब में बहने ही वाला था। इससे पहले कि वह डेमन लोटस पूरी तरह सक्रिय होकर वहां तबाही मचाता या आर्यन को कुछ समझ आता, पेड़ों के पीछे से एक परछाई बिजली की तरह निकली। हटो बालक, एक कड़क और भारी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। आर्यन संभल पाता उससे पहले ही उस अजनबी ने हवा में अपना हाथ लहराया। उसकी उंगलियों के पोरों से आसमानी सोल पावर की चमकीली लकीरें निकलीं। वे लकीरें किसी चाबुक की तरह हवा को चीरती हुई उस पागल मकड़ी से टकराईं। एक जोरदार विस्फोट हुआ और उस विशाल मकड़ी के परखच्चे उड़ गए। कुछ ही पलों में वह भयानक नरभक्षी मकड़ी राख के ढेर में बदल गई। उस अजनबी की एक ही चाल ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। वह ठंडी ऊर्जा जो आर्यन के भीतर उबल रही थी, उस आवाज और रोशनी के प्रभाव से वापस अंदर सिमट गई।